सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जनरल साइंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब तक हमने साइंस में जितना पढ़ा है उस पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा आप भी साथ में पढ़ते जाएंगे, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद जितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपना जितना स्कोर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले अपन ये टॉपिक पढ़ते ही दिमाग में आता है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो जिस एग्ज़ाम में साइंस नाम का टॉपिक होगा, साइंस मेंशन कर रखी तो उस एग्ज़ाम के आधारित सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि जो हम सब्जियां घरों में खाते हैं तो उसका ख़राब होने का कारण क्या रहता है। पहला क्वेश्चन है कि सब्जियां ख़राब होती है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं कि सब्जियां ख़राब होती है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक रहती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी जल, सी विटामिन, डी एंजाइम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले का सही आंसर होगा बी। पहले का सही आंसर होगा बी। कारण क्या रहता है कि हमारे घरों में जब हम सब्जियां भिगो देते हैं तो उसके बाद में थोड़ी समय के बाद वो सब्जियां ख़राब हो जाती है। तो याद क्या रखना है कि सब्जियां ख़राब होने का रीज़न क्या रहता है? पानी ज़्यादा होने से। उसके बाद में सब्जियों पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे सब्जियां अपन घरों में लाते हैं, सील देते हैं, सीलने के बाद अपन उस सब्जियों को धो देते हैं तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। मैंने विटामिन का टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो विटामिन का टॉपिक आप डिटेल में पढ़ें, वहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो सब्जियां धोने के बाद विटामिन सी की कमी हो जाती है। सीलने के बाद सब्जियां धोते हैं तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? किसको? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है। उसके बाद ऑप्शन पढ़ते हैं। ए यकृत, बी वक्र, सी फेफड़े या डी ग्रहणी। तो आपको याद ये रखना है कि जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज अधिक हो जाती है तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, अपने आप ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, और उसके बाद में वापस ये ग्लाइकोजन किस में बदलते हैं? तो ग्लूकोज में बदलता है। किस में? ग्लूकोज में। तो ये काम कौन करता है? तो ये लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। हमारा यकृत लीवर होता है। लीवर का कार्य क्या रहता है कि हमारे ब्लड में यदि ग्लूकोज अधिक मात्रा में रहती है जो मीठी होती है, यदि ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो हमें शुगर का खतरा रहता है। ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन बदल देता है वो जो नॉन शुगर होती है। उसके बाद वापस ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसको उत्क्रमणीय प्रक्रिया बोलते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। ये कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करता है यकृत, यहाँ लीवर। तो दूसरे ऑप्शन का सही क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। याद क्या रखना है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? यकृत, जो शुद्ध होता है या शुद्ध करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 3 कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था उसमें सारी शर्करा बताई थी, कौन सी शर्करा को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन आता है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा, तो इसका पहला ऑप्शन आता है फ्रक्टोज, बी ऑप्शन आता है गलेक्टोज, सी ऑप्शन आता है ग्लूकोज, डी ऑप्शन आता है सुक्रोज। देखो फ्रक्टोज को अन्य किस प्रकार की शर्करा बोलते हैं? तो मीठी शर्करा। उसके बाद जो गलेक्टोज होती है उसको किस प्रकार की शर्करा बोलते हैं? तो गुड़ शर्करा। उसके बाद ग्लूकोज, उसको ग्रेप्स शुगर भी बोलते हैं। उसके बाद सुक्रोज आता है जिसे टेबल शुगर भी बोलते हैं, और हमारे घरों में जो ज़्यादा यूज होती है वो कौन सी शुगर होती है? तो सुक्रोज। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो तीसरे का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। टेबल शुगर किस प्रकार की शर्करा होती है? तो वो होती है सुक्रोज। याद क्या रखना है कि फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा, सबसे मीठी शर्करा किस में होती है? तो शहद में, मधु में। ये मैंने जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ा था उसमें डिटेल से बताया थी कौन सी शर्करा किससे निर्मित होती है, या किस शर्करा के कौन से बहुलक होते हैं, किस शर्करा की कौन सी इकाई होती है। तो वो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। मैं प्लेलिस्ट आपके इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आप सारे जो अभी तक साइंस के मैंने वीडियो बनाए वो आप आराम से जाके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सुक्रोज, जो हमारे घरों में ज़्यादा यूज होती है उसको सुक्रोज। ठीक, अम्ल के कारण नींबू में खट्टापन पाया जाता है। याद रखोगे सभी लोग।
क्या रखना है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है, तो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन क्या था, नींबू किसके कारण खट्टा होता है, तो सिट्रिक अम्ल के कारण। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। हमारे मुंह में लार स्थित होती है। क्वेश्चन पढ़ते दिमाग मानना चाहिए कि लार कहाँ पर होती है, तो मुंह में। ये किसके पाचन में मदद करती है, तो मैंने बताया था कि लार में सबसे ज़्यादा मुंह में किसका पाचन होता है, तो मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि लार या मुंह में स्टार्च का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा, लार में किसका पाचन होता है या किस में पाचन में मदद करता है, तो ये ऑप्शन ए आता है वसा, बी आता है स्टार्च, सी आता है प्रोटीन, डी आता है विटामिन। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के बाद ये स्टार्च का पाचन करता है। इसको पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो ये टाइलिन एंजाइम रहता है। कौन सा रहता है, टाइलिन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे शरीर में जो लार होती है, लार में स्टार्च का पाचन होता है, उसको पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी रहता है, तो वो होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा रहता है, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, स्टार्च में। कहाँ करता है, तो मुख में या लार में करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही हो जाएगा, तो बी। ये किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का। कौन करता है, लार में। इसका उत्तरदायी कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। समझ में आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो, उसके बाद में उसका ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करो। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। क्या क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा भाग होता है जहाँ पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार SSC में पूछा गया था और रेलवे में पूछा गया था। जो मेरे भाई बंधु अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कोई भी एग्जाम होता है, एग्जामिनर होते हैं, वो भी अपने तरह के होते हैं। वो क्वेश्चन नहीं बनाने से आलस में क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो अपन रिपीट क्वेश्चन भी याद रखना है। क्या याद रखना है, क्वेश्चन क्या है कि पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि देखो, मैंने क्वेश्चन जब पढ़ाया था और जब थोड़ी पढ़ाई तो उसमें सबसे बोला था हमारा जो ऊपर का भाग होता है, जो आहार नाल और जो श्वास नली होती है, उसके ऊपर एक ग्रसनी जुड़ी होती है। ग्रसनी जैसे जुड़ी होती है, ग्रसनी हमारे शरीर को पाचन और श्वसन से कनेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस प्रकार से कनेक्ट रहती है, जैसे ग्रसनी के बाद आगे का भाग एक तरफ हमारा आहार नाल चला जाता है, जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है, और उसके बाद दूसरा भाग इधर का भाग होता है, उसको बोलते हैं श्वसन नली या श्वास नली, जो हमारे डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है, फेफड़ों से। इसमें किसका उत्सर्जन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। मैंने बताया था कि हमारे कोरोना का जो बैक्टीरिया होते हैं वो इफेक्ट कहाँ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे लंग या फेफड़ों में करते हैं। वो कौन सा नाल होता है, उसको श्वास नली से डायरेक्ट फेफड़ों पर इफेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन क्या है, पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो ग्रसनी में काटते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा कि किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। वो ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि पहला ऑप्शन रेनिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेजिन और चौथा है सिट्रेट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा रेनिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखो, रेनिन का कार्य क्या रहता है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। तो बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है, तो रेनिन करता है। उसके बाद में इसमें दूसरा पॉइंट याद रखना है, दूध में केसिन प्रोटीन का भी पाचन कौन करता है, तो रेनिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि दूध में केसिन प्रोटीन का पाचन और कौन करता है, तो रेनिन। दूध में केसिन जो प्रोटीन होती है उसका पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आएगा। ये क्वेश्चन हमारा था 7वां। तो 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 7वें का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि दूध में खट्टापन होता है, वो किस कारण होता है। दूध में खट्टेपन में होता है, यहाँ खट्टे दूध में क्या होता है। मैंने जब पहली क्लास मैंने बताई थी, वहाँ पर मैंने कुछ शब्दावली इंपॉर्टेंट शब्द लिखे थे, वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ लिखा था कि लेक्ट का अर्थ होता है दूध, लेक्ट का अर्थ होता है दूध। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि दूध लेक्ट जहाँ भी आया वो किससे संबंधित होगा, तो दूध से संबंधित होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है कि खट्टे दूध में होता है। तो खट्टे दूध में क्या होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो मैंने क्या बताया, लेक्ट जहाँ भी आए वो किससे संबंधित होगा, दूध। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा। उसके बाद में जब अपन कुछ कार्य करते हैं, उसके बाद हमारी मसल्स या शरीर में कुछ दर्द होता है, उसका कारण भी क्या होता है, तो मसल्स या पेन का कारण वो भी होता है लैक्टिक अम्ल। देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि हमारे शरीर में जो पेन या मसल्स का जो कारण होता है वो किस कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल। उसके बाद में जो खट्टे दूध का कारण होता है वो भी किस कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन। याद रखोगे सभी लोग, कैसे याद रखना है, लेक्ट यानी दूध, और जहाँ भी दूध देखे तो किससे संबंधित होगा, तो लेक्ट से संबंधित होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है
नवा क्वेश्चन आता है। नवा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है, यानी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी ग्रंथि जो हमारे शरीर में पाचन का कोई स्त्राव नहीं करती है, पाचन एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है। ध्यान क्या रखना है, ये नहीं कर रही है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि यकृत, बी लार ग्रंथियाँ, सी आंत ग्रंथि और अग्नाशय। देखो याद क्या रखना है, यकृत जो हमारे शरीर में क्या करता है, ये ओनली फॉर पित्त रस का स्त्रावण करता है और इस यकृत में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल में कौन से विटामिन का स्त्राव होता है, तो मैंने बताया था के और ए विटामिन का। और इसमें संग्रहण कौन कौन से विटामिन का होता है, तो मैंने लिखा था कीड़ा, लिखा है था नहीं लिखा था, मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़ा रखे हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो देखो यकृत कोई भी एंजाइम का स्त्राव नहीं करता, ये क्या करता है, पित्त रस का स्त्राव करता है। पित्त रस का स्त्राव कौन करता है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यकृत करता है। यकृत में कौन होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा विटामिन स्त्रावित होते हैं, तो के और ए। कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, तो के, ई, डी और ए, याद रखोगे सभी लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तो इसका नवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो नवे का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, नवे का ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत किसी भी प्रकार का एंजाइम का स्त्राव नहीं करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अगला कि मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। हमारे जो मानव शरीर होता है उस शरीर को किस रूप में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जब मैंने आपको विटामिन टॉपिक पढ़ाया था या संतुलित आहार के घटक पढ़ाए, तो उस टाइम मैंने सब चीज़ डिटेल में पढ़ाई थी कि हमारे शरीर में कौन सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करता है और कौन से हमारे शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में पहला ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है खनिज लवण, तीसरा है विटामिन, डी है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि देखो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है वसा करता है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में प्रोटीन करता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में हाथों हाथ या जल्दी ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज। ऑप्शन यदि कार्बोहाइड्रेट दे रखा तो भी सही है, यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रखा था, ग्लूकोज दे रखा, तो वो भी ऑप्शन अपन टिक करेंगे। तो देखो 10वें का सही कौन सा हो जाएगा, मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ग्लूकोज के रूप में। देखो खेल से पूर्व या खेल के बाद में जो खिलाड़ी होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोन डी अपन आप लोग कभी कभी टीवी में ऐड देखते हैं कि आप यदि ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, तो अपन को ग्लूकोन डी का यूज़ करना चाहिए। कभी कभी दोस्तों यदि अपन टीवी देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें होती है जो हमारे लिए सहायक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11, तो 10वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। उसके बाद 11 क्वेश्चन आता है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है। जब मैंने आमाशय पढ़ाया था वहाँ पर एक अम्ल लिखा था, याद आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जैसे क्वेश्चन पढ़ा यदि आपको आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखे कि निम्न में से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, H2SO4। पिछली बार पटवार में क्वेश्चन पूछा गया था और पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न अणु में से कौन सा सूत्र सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने पूछा जा सकता है कि जब मैं आगे पढ़ाऊँगा रसायनों के उपयोग या केमिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ाऊँगा तो वहाँ भी आपको मैं ये जो जितने भी अणु होते हैं या जितने भी अम्ल होते हैं उनके सूत्र जरूर लिखाऊंगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन आता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन आता है फास्फोरिक अम्ल। तब मैंने लिखा था कि HCl अम्ल जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया वगैरह होता है उनको नष्ट करते हैं और ये कहाँ पर संश्लेषित होता है, तो अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहाँ पर संश्लेषित होता है, आमाशय में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन HCl हमारे शरीर में एक संश्लेषित होने वाला अम्ल होता है और वो कहाँ पर होता है, तो आमाशय में होता है। 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा HCl। और ये इसका कार्य क्या रहता है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है। मैंने बताया था जब पढ़ाया था तब छोटे बच्चे जब कोई भी चीज़ नीचे पड़ी हुई चीज़ को अचानक खा लेते हैं, मुंह में डाल देते हैं, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। भगवान अपने ऐसी चीज़ बनाएंगे जो उस इफेक्ट को कम कर देते हैं। वो इफेक्ट को कम करने के लिए कौन उतरता ही रहता है, तो HCl। ये काम बनता है आमाशय में। देखो एक एक टॉपिक एक एक बिंदु आराम से पढ़ो और उसका सही आंसर निकालो। तो आमाशय में कौन बनता है, तो कौन सा अम्ल बनता है, तो सर HCl बनता है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन क्या है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। जो हमारे अभी मैंने बताया था कि लार या मुख में किसका पाचन होता है, तो मैंने ये क्वेश्चन पीछे बताया था कि इसमें स्टार्च का पाचन होता है। किसका होता है, स्टार्च का। स्टार्च मतलब किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही क्या बोलते हैं, स्टार्च का। स्टार्च का पाचन कहाँ पर होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है मुख में या लार में होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 13वां कि पित्त रस को किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि पित्त रस को किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। क्वेश्चन बार बार पढ़ो, पित्त रस को किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पित्ताशय, यकृत, पित्त नलिका या अग्नाशय। पित्त रस को किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। देखो तो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि लीवर में पित्त रस बनता है, लीवर में क्या बनता है, तो
क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार कि पित्तरस कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। उसके बाद में स्टोर इसका कहाँ पर होता है, इसका स्टोर होता है पित्ताशय में। देखो याद क्या रखना है, ये बनता तो लीवर में, लेकिन इसका स्टोर कहाँ पे जाके होता है, तो पित्ताशय में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ए। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। इतने भी क्वेश्चन बनते हैं, रिलेट करके पढ़ते जाओ और क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखो पित्तरस को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो पित्तरस को पित्ताशय के द्वारा, लेकिन ये बनता कहाँ पर है, तो ये लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, ये लीवर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है। देखो मैंने जब जीभ और दांत पढ़ाए थे, जीभ में मैंने बताया था कि हमारे जो मुख होता है उसमें कोई भी चीज़ का स्वाद हमारे जीभ के द्वारा अनुभव किया जाता है। उसमें 4 भाग होते हैं और चारों भागों का अलग अलग कार्य रहता है। तो देखो तो जीभ हमारा जो आगे का भाग होता है उसमें खट्टापन, सॉरी उसमें किसका अनुभव होता है, मीठापन का अनुभव होता है। किसका, मीठापन, जो आगे का भाग होता है। उसके बाद में जो मध्य का भाग होता है वहाँ पर नमकीनपन अनुभव होता है। उसके बाद में जो किनारे का भाग होता है उसमें खट्टापन होता है, और जो पश्चिम भाग होता है उसमें कड़वे का अनुभव होता है। देखो 4 अनुभव होते हैं, और स्वाद का अनुभव कहाँ होता है, सबसे आगे का भाग मीठापन, सबसे आगे मीठापन। उसके बाद में आगे के बाद जो पीछे का भाग होता है मध्य में नमकीन का, किनारे का भाग होता है उसमें खट्टापन, और जो लास्ट का भाग होता है उसको पश्चिम भाग होते हैं, उसमें किसका अनुभव होता है, तो कड़वे का। तो इस अनुसार हमें खट्टे स्वाद की अनुभव कहाँ होती है, तो हमारे खट्टे स्वाद का अनुभव होता है किनारों पर। कहाँ पर होता है, किनारों पर। जब मैंने जीभ पढ़ा था, जीभ को डिटेल में पढ़ाया कि हमारी जीभ हमारे शरीर में किस किस स्वाद का अनुभव कराती। तो आगे का भाग मीठा, उसके बाद मध्य का भाग नमकीन, किनारे का भाग खट्टा, और जो लास्ट का भाग होता है वो कड़वा। समझ में आ गया यहाँ तक। जीभ पर 3 प्रकार से क्वेश्चन और 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कि कौन सा भाग हमें कौन सा स्वाद अनुभव कराता है। उसके बाद आता है कि पाचन की प्रक्रिया में सहायक है। हमारे शरीर में पाचन होता है, उसमें जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायक कौन सी चीज़ होती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाचन की प्रक्रिया में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी खनिज या लवण, ऑप्शन डी विटामिन। देखो हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं वो हमारे शरीर में क्या अनुभव करते हैं, हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। विटामिन क्या करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उसके बाद हार्मोन क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो डीएक्टिव चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। और एंजाइम का क्या कार्य रहते हैं, एंजाइम का कार्य होता है हमारे पाचन में सहायक होते हैं। हमारे पाचन में कौन सहायक होते हैं, तो एंजाइम। अब देखो एंजाइम मैंने बताया था जब ग्लैंड्स ग्रंथियों के बारे में कुछ शॉर्ट तरीके से मैंने बताया था, ग्लैंड को अपन आगे पढ़े, अभी तक पढ़ा नहीं। उसके बाद एंजाइम का स्त्राव होता है, वो कहाँ पर होता है, तो बहिस्त्राव ग्रंथि से होता है। कहाँ पर होता है, बहिस्त्राव ग्रंथि से। बहिस्त्राव ग्रंथि से किसका, एंजाइम का। तो अंतःस्त्राव ग्रंथि है, उसमें हार्मोन का स्त्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर 15 का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन सही एक एक क्वेश्चन बन सकता है कि हार्मोन क्या कार्य करता है, विटामिन क्या कार्य करता है, खनिज लवण क्या करता है। तो मैंने सबका बता दिया। 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ए। पाचन की प्रक्रिया में हमारे शरीर में कौन सहायक होते हैं, तो सहायक होते हैं एंजाइम। उसके बाद में 16 आता है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। देखो ऊपर पढ़ा कि पाचक में सहायक कौन सा है, तो एंजाइम। नीचे क्वेश्चन बना कि पाचक में कौन सा एंजाइम सहायक नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है रेनिन, सी ऑप्शन है इंसुलिन, डी है एमाइलोप्सिन। तो देखो जो पेप्सिन होता है उसका कार्य क्या रहता है, तो प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन का क्या कार्य रहता है, तो उसका कैसिन का पाचन करना। कौन सा, कैसिन का। तो एमाइलोप्सिन का क्या रहता है, स्टार्च का पाचन रहता है। तो देखो अब इंसुलिन है वो हमारे शरीर में पाचक का कार्य नहीं करता है। इंसुलिन होता है वो हमारे शरीर में पाचक का कार्य नहीं करता है। देखो इंसुलिन ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन। देखो पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। रेनिन कैसिन का, और एमाइलोप्सिन किसका, स्टार्च का पाचन करता है। तो इसमें से कौन सा पाचन नहीं करेगा, तो इसमें से इंसुलिन हमारे शरीर में किसी प्रकार का पाचन नहीं करता है। 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां, यहाँ 18 क्वेश्चन है कि इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है। कि निम्न में से ऐसे कौन से जीवाणु या जो कवक होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं जो उनके शरीर में भोजन ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, जीवाणु या प्रोटोजोआ, जीवाणु या कवक, कवक या प्रोटोजोआ, म्यूकर या राजोपास। तो आपको याद ये रखना है कि जीवाणु और जो कवक होते हैं उनमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको भोजन ग्रहण करने से पहले ही क्या जाता है, पच जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में पूछा गया था कि हमारे शरीर में या किन के शरीर में भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से ही पहले पच जाता है। तो वो होते हैं जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन पहला पड़ता है ए इंसुलिन, बी आता है पेप्सिन, सी आता है रेनिन, डी आता है एमाइलेज। तो एमाइलेज होता है वो
किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है। लेकिन जो प्रोटोजोआ होता है उसमें स्टार्च की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, तो स्टार्च होता है वो प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ में किसका पाचन नहीं होता है, तो प्रोटोजोआ में किस प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, तो एमाइलेज। प्रोटोजोआ में स्टार्च का पाचन नहीं होता है, इसका कारण क्या रहता है कि स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो सर एमाइलेज करता है। तो एमाइलेज एंजाइम होता है वो किसमें नहीं पाया जाता, तो प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है, तो वो होता है एमाइलेज। कारण क्या रहता है कि प्रोटोजोआ में स्टार्च का पाचन नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है। कि कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित रहता है। देखो मैंने अभी बताया था कि हमारा कौन सा ऐसा शरीर का भाग होता है जिसमें HCl अम्ल बनता है। अब देखो अम्ल का नाम आता है, हमारे शरीर में एक ही प्रकार का अम्ल बनता है, वो होता है HCl। वो कहाँ बनता है, तो मैंने अभी बताया अमाशय में। देखो तो क्वेश्चन वापस रिपीट होगा कि निम्न में से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है। देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनता है, लेकिन उसका आंसर कभी भी एक ही होता है। देखो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है, कौन सा होता है, HCl। वो कहाँ होता है, तो अमाशय में। याद रखना सभी लोग कि बीच का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसके बाद आता है कि वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ स्थित होता है हमारे शरीर में। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या रहता है, तो वसा के पाचन में ये सहयोग करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ स्थित होता है हमारे शरीर में, ये कहाँ पर स्थित होता है। तो क्वेश्चन क्या बना, लाइपेज एंजाइम कहाँ स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वक्र, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंत और डी क्या यकृत। देखो लाइपेज हमारे शरीर में दो जगह से स्रावित होता है, हमारे शरीर में दो जगह से स्रावित होता है, एक होता है अमाशय, दूसरा होता है अग्नाशय। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा था, तो अग्नाशय। इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, 21वें का 21वां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद क्या रखना है कि हमारे शरीर में जो लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो दो जगह से लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, एक होता है अमाशय से, दूसरा होता है अग्नाशय। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो अग्नाशय। तो 21वें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। याद क्या रखना है कि लाइपेज एंजाइम का कहाँ स्रावित होता है, तो हमारे शरीर के अग्नाशय भाग से स्रावित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 22। अगला क्वेश्चन 22वां है। 22वां क्या क्वेश्चन है कि कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है। देखो यकृत होता है जो हमारे शरीर में विषाक्तता होती है उसको क्या करता है, नष्ट करता है, विषाक्तता को नष्ट करता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, लार ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी थायराइड और डी है यकृत। तो हमारे शरीर में जो यकृत होता है या लीवर होता है वो किसको नष्ट करता है, विषाक्तता को नष्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यकृत या लीवर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 22वें का ऑप्शन नंबर डी। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर ज़रूर लिखें और उसके बाद फाइनल आंसर लिखें और स्कोर लिखें कि हमारा कितना स्कोर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है। जब मैंने पढ़ाया था शरीर में या संतुलित आहार के घटक पढ़े उस टाइम मैंने बताया था कि हमारे कौन से शरीर में किसकी कमी हो जाती है या किसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। तब उसमें एक बताया था कि डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि विटामिन, बी नमक, सी हार्मोन या डी जल। तो मैंने बताया था कि हमारे शरीर में यदि पर्याप्त मात्रा में जल नहीं होता है तो हमें शरीर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या रहता है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन या हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण। वो किसकी कमी से होता है, तो जल की कमी से। डिहाइड्रेशन जल की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो 23वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। जो हमारे शरीर में आहार नली होता है या एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च का पाचन होने के बाद उसमें जो अंतिम उत्पाद बनते हैं उसको क्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि स्टार्च का पाचन होता है लेकिन उसका अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद क्या है किसमें, आहार नलियाँ एलिमेंट्री कैनाल में। देखो ऑप्शन पढ़ते हैं कि ए ग्लूकोज, बी ग्लैक्टोज, सी माल्टोज, डी आइसोमाल्टोज। देखो मैंने क्या बताया, ये स्टार्च होता है, ये किसमें टूट जाता है, तो ये माल्टोज। देखो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, मैंने कल भी बताया था 2G मतलब हो गया ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो देखो स्टार्च किसमें बनता है, माल्टोज है। माल्टोज के बाद माल्टोज किससे निर्मित होता है, इसकी बहुलक क्या होता है, किसका बहुलक होता है, तो सर ग्लूकोज का। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, तो याद रखना इसका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। किसमें, आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे में पूछा गया था। रेलवे में किस प्रकार क्वेश्चन बना कि स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो स्टार्च के पाचन अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज। और उसके बाद में यदि प्रथम उत्पाद बोले तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से
कौन किसी भी तरह की हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, कौन हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो देखो मैंने जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, संतुलित आहार के घटक पढ़ाया था, मैंने बताया था कि हमारे शरीर में कौन कौन से कारक हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि ए ऑप्शन वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। मैंने जब बताया था कि हमारे शरीर में विटामिन होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें उत्तरदायी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो देखो 25 का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब देखो उसके बाद पढ़ लेते हैं कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो सर वसा कितनी, 9.3, उसके बाद प्रोटीन 4.3, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। याद रखना सभी को, क्या रखोगे कि हमारे शरीर में जो कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता वो कौन होते हैं, तो विटामिन होता है। विटामिन क्या करते हैं, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परावर्तित करता है या प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को परावर्तित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है इरेप्सिमन और डी ऑप्शन है एंटेरोकाइजेन। तो देखो याद क्या रखना, जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो हमेशा क्या करता है, प्रोटीन को परावर्तित करता है या कन्वर्ट करता है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर 26 का कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो, सॉरी कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परावर्तित करता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, तो कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन करता है। देखो बार बार मैंने 3-4 बार बता दिया कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन, लेकिन प्रोटीन को कन्वर्ट कौन करता है, तो प्रोटीन को सर कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। उसके बाद ये कन्वर्ट किस में करता है, तो सर ये एमिनो एसिड में करता है। देखो क्वेश्चन 3-4 प्रकार से बन सकता है कि प्रोटीन को परावर्तित कौन करता है, तो सर करता है ट्रिप्सिन। उसके बाद ये ट्रिप्सिन परावर्तित करता है तो इसमें यहाँ कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, तो सर एमिनो एसिड में करता है। उसके बाद क्वेश्चन तीसरा बनेगा कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो सर पेप्सिन करता है। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। यहाँ तक याद रखोगे। 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ट्रिप्सिन सही हो जाएगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बिंदु आता है कि उपापचयन क्या होता है या मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो दोस्तों मेटाबॉलिज्म होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। ये दोनों किसके भाग होते हैं, ये उपापचय या मेटाबॉलिज्म के भाग होते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म दो भागों से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है वो छोटे छोटे अणु से मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो सर बड़े अणुओं का निर्माण। एनाबॉलिज्म क्या होता है, छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और कैटाबॉलिज्म याद रखना है कटना, यानी ये बड़े अणु किस में टूट जाते हैं, तो छोटे अणु में। बड़े अणु किस में टूट जाते हैं, तो छोटे अणु में। याद क्या रखना है कि मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर बना। एक होता है एनाबॉलिज्म क्या अर्थ होता है कि छोटे छोटे अणु किसका निर्माण करते हैं, बड़े अणु का। कैटाबॉलिज्म नाम से लगना कटना, मतलब बड़े अणु टूट कर किस में बन जाते हैं, तो छोटे अणु में टूट जाते हैं। याद रखना है उपापचय मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं और कैटाबॉलिज्म में बड़े अणु टूटकर छोटे अणु का निर्माण करते हैं। याद रखोगे सभी लोग। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिल्वरीकरण में किया जाता है या किस दर्पण का प्रयोग चांदीकरण के लिए किया जाता है। तो आपको याद ये रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका प्रयोग दर्पण के सिल्वरीकरण के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना जो ग्लूकोज होता है वो हमेशा दर्पण के सिल्वरीकरण के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिल्वरीकरण में किया जाता है, तो सी ऑप्शन, यानी ग्लूकोज का प्रयोग दर्पण के सिल्वरीकरण में किया जाता है। याद रखोगे सभी लोग। देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत होता है। हमारे शरीर में जो डाइजेस्ट होता है उसका कौन सा एंजाइम उसका स्रोत होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि, बी अमाशय, सी यकृत, डी अग्नाशय। हमारे शरीर में जो लार ग्रंथि होती है उसमें ये जो डाइजेस्ट एंजाइम होता है उसका स्रोत होता है। डाइजेस्ट एंजाइम किसका स्रोत होता है, तो हमारे शरीर में जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि कहाँ पर होती है, मुख में होती है। अब उसके बाद में तो सर लार ग्रंथि में कितने एंजाइम स्रावित होते हैं, तो लार ग्रंथि में 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन से, एक होता है टायलिन, उसके बाद लाइसोजाइम, उसके बाद होता है डाइजेस्टेज। तो याद रखना है कि डाइजेस्ट हमारे शरीर में किस भाग से स्रावित होता है, तो सर लार ग्रंथि से। कहाँ से, लार ग्रंथि। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही, तो ए ऑप्शन सही। याद रखोगे सभी लोग। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत कहाँ से होता है, तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, एक टायलिन, एक लाइसोजाइम और दूसरा होता है डाइजेस्ट। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यकृत में किसका सबसे ज़्यादा संग्रहण होता है। हमारा जो यकृत वाला भाग होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका संग्रहण होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए शर्करा, बी होता है वसा में घुलित विटामिन, सी आता है खनिज लवण और डी आता है प्रोटीन। तो आप याद ये रखना है कि यकृत जो हमारा लीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा संग्रहण किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा संग्रहण होता है प्रोटीन का। किसका होता है, प्रोटीन का।
तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी। क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें सबसे ज़्यादा किसका संग्रहण या स्टोरेज होता है, तो याद ये रखना कि सबसे ज़्यादा किसका संग्रहण होता है, प्रोटीन का संग्रहण होता है। किसका, प्रोटीन का। क्वेश्चन ये पटवार में पिछली बार पूछा गया था कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा किसका संग्रहण होता है, तो यकृत में सबसे ज़्यादा किसका संग्रहण होता है, प्रोटीन का। कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। उसके बाद अगला बिंदु आता है कि पायसीकरण क्या होता है। पायसीकरण क्या होता है, पायसीकरण जब मैंने पढ़ाया था वसा, तब बताया था कि वसा का छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पायसीकरण। देखो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि पायसीकरण क्या होता है, तो वसा जब वसा होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसको बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं, पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, तो इमल्सिफिकेशन वसा का छोटे छोटे अणु में टूटना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है। जो हमारा पेट होता है जब खाली होता है तो उसमें एक श्लेष्म परत पाई जाती है, उसमें भी एक विशेष परत पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि खाली पेट के श्लेष्म परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है, तो याद ये रखना है कि इसमें रोग परत पाई जाती है। कौन सी परत, रोग। ये रोग परत कहाँ पाई जाती है, जब हमारा पेट खाली होता है उसमें एक श्लेष्म परत पाई जाती है, उसमें भी एक विशेष परत पाई जाती है, उसको बोलते हैं रोग परत। तो देखो 32 का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। हमारा जो अमाशय का भाग होता है उसमें अमाशय होता है, वो किस प्रोटीन का पाचन करता है, तो अभी मैंने पीछे बताया था अमाशय में एक पेप्सिन नाम का एंजाइम का पाचन होता है। तो अमाशय में किस प्रोटीन का पाचन होगा, तो अमाशय में सर बी ऑप्शन यानी पेप्सिन का पाचन होगा। क्वेश्चन क्या है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम का प्रोटीन का पाचन करता है, यानी अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, तो एंजाइम है पेप्सिन। कौन सा, पेप्सिन। पेप्सिन आगे किसका पाचन करता है, तो कैसिन का करता है। किसका, कैसिन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दांत से संबंधित है। एक वयस्क मनुष्य में कितने रंध्रक होते हैं। एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितने रंध्रक होते हैं, यहाँ कैनिन दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य जब मैंने बताया था कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो सर 32 दांत होते हैं। उसके फॉर्मूले क्या लिखा था मैंने, 21 23 21 23, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। देखो तो तीखे दांत होते हैं वो किस काम आते थे, वो चीरने फाड़ने आते थे, उसको क्या बोलते हैं, रंध्रक, या उसको क्या बोलते हैं, कैनिन। जैसे देखो ये 2 होते हैं, ये इंसाइजर थे, एक जबड़े के 2 हो गए, ऊपर के जबड़े कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा था जो एक वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कैनिन, उसके बाद 2 वाला उसको बोलते हैं प्री मोलर, 3 वाला उसको बोलते हैं मोलर। तो देखो जो कैनिन होते हैं वो तीखे दांत होते हैं, उनको हिंदी में बोलते हैं रंध्रक। तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं, उसमें कितने दांत हो गए, तो उसमें दांत हो गए 4। कितने हो गए, 4। याद रखोगे सभी लोग, कितने दांत हो गए, 4 हो गए। कैसे, एक ऊपर एक नीचे एक साइड का, 2 इधर, तो कितने हो गए, टोटल 4 दांत हो गए। मैंने इसको बताया था कि मल्टीपल कितने करना है, 2 से गुणा करना। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। तो रंध्रक दांत कितने हो गए, टोटल 4 दांत हो गए। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्रक। ये शरीर में कितने होते हैं हमारे मुंह में, तो 4 दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो डी। क्वेश्चन नंबर हमारे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है। देखो अमीबा नाम का जीव होता है, वो हमारे शरीर में भोजन का पाचन या उसके शरीर में भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो आपको याद रखना है जो खाद्य रिक्तिका होती है, जो फूड वकल्स होता है, वहाँ पर ये अमीबा अपना भोजन का पाचन करता है। अमीबा अपना भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो खाद्य रिक्तिका में करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मुख्य गुहा किस तंत्र का अंग होता है। जो मुख्य गुहा होता है वो किस तंत्र का अंग होता है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, या प्रजनन तंत्र का। तो मुख्य गुहा होती है वो किसका तंत्र का अंग होता है, तो होता है पाचन तंत्र का। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुख्य गुहा किस तंत्र का अंग होता है, पाचन तंत्र। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किस भाग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहते हैं। जब मैंने पढ़ा था छोटी आंत, क्या पढ़ा था, छोटी आंत। यदि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने पाचन तंत्र का पूरा प्रोसेस पढ़ा दिया, अभी तक आपने वहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप जाके आराम से वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन हल करें, आराम से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन बताया कि किस भाग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहते हैं। मैंने जब छोटी आंत पढ़ाई तब मैंने बताया था इसमें विली प्रकार की संरचना होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में किसका अवशोषण करती है, भोजन का अवशोषण करती है, वो कौन सा भाग होता है, तो छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण होने का क्या कारण रहता है, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। तो रसांकुर इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो अंगुली नुमा। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये छोटी आंत में पाई जाती है। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। कारण क्या रहता है, तो रसांकुर। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटी आंत में पाए जाते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर
जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि मवेशी तीव्रता से घास निकलकर इसे कहाँ संचित करते हैं। जो मवेशी होती है उसमें एक भगवान ने इतनी ताकत दे रखी है कि उनको एक साथ भोजन करने या इकट्ठा करने की क्षमता दे रखी है। और जो ये भोजन संचित करते हैं, स्टोर करते हैं, ये उनके भाग को क्या बोलते हैं, उसके भाग को बोलते हैं रूमन। क्या बोलते हैं? रूमन। मवेशी तीव्रता से घास निकलकर इसे कहाँ संचित करते हैं, तो ये रूमन में संचित करते हैं। ये जो जुगाली वाले जानवर होते हैं उनके लिए सहायक होते हैं। किस प्रकार से? ये एक समय में इतना भोजन इकट्ठा कर लेते हैं कि अपना पूरा दिन उनसे चला सकते हैं। जैसे उनको भूख लगती है तो उस रूमन से ये भोजन कहाँ पर लाते हैं? मुख में लाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या